कर रहा हूँ। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं अपने वेबिनार का। आज के बेसिकली हमने एक वेबिनार अभी करा था लास्ट मंथ। तो उस सिलसिले में काफी अच्छी फीडबैक आई थी और कुछ मामला दिए हुए थे कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ नॉलेज एरियाज हैं उनको डिस्कस करेंगे फर्दर। तो बेसिकली इस पे हमने कुछ सोचा और कुछ हमने इस पे वर्किंग की विद इन पास्ट फ्यू डेज। तो एक प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे मैंने रिसेंटली एक सेशन करवाया भी था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और पहले भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी करवा चुका हूँ लास्ट प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ जब मैं था। तो बेसिकली वन ऑफ द की एरिया फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया इज प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या चीज? बेसिकली एक वर्चुअल मीडिया है, यानी कि मीडिया से मुराद आपका एक आप इसको एक ब्रॉडकास्टिंग कह लें कि आपके प्रोजेक्ट की ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी, क्या उसके क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। इस तरह से जो है आपने अपने प्रोजेक्ट के जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो शेयर करनी है, उसका बेसिकली एक लबो लुबाब जिसे आप कहते हैं, या जो एक आउटकम निकलता है वो कहलाता है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बेसिकली हमारे पास होता है प्रोजेक्ट पे एक बहुत सारी एक रिसोर्सेज की एक टीम होती है। अब उन रिसोर्सेज में हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बहुत सारे, जो कि हमारे इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। उनके लिए हमने बहुत सारी चीजों को क्या कहते हैं अकोमोडेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट स्कोप। तो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें इसमें नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता ही हैं ऑब्वियसली। इसका जो आज का एजेंडा है हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे ही दिया है, और इसको मजीद भी फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन मेथड्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कि हमारी क्यों है, हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करनी क्यों एक्चुअली, यानी हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी क्यों है, और इसकी किस तरह की इकसाम हो सकती हैं, कितनी टाइप्स हो सकती हैं, कितने मेथडोलॉजीज हम ऑप्ट कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जो मीडिया इतना फास्ट है और सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो बहुत सारे इन्हेंस्ड हो चुके हैं, तो उसमें हमने किस तरीके से इसको करना है। मैं 2009 से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 15 इयर्स मैंने देखा है कि बहुत सारे टूल्स चेंज हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बदल गए, बहुत सारे कम्युनिकेशन मोड चेंज हो गए विद द इंसेप्शन ऑफ मॉडर्न एरा। आई मीन स्पेशली फॉर द एजाइल एंड फॉर द स्क्रम्स एंड फॉर द आईटी एंड बैंकिंग एंड इस तरह की जितनी भी फील्ड है, फिनटेक, इसमें तो बहुत ज्यादा वर्चुअल अब वर्किंग हो रही है। लाइक आपकी सेल्स है और आपकी बिड्स हैं और आपकी जितनी भी प्री सेल्स और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितनी भी आपकी स्क्रम की टीम होती है, स्टैंड अप्स होती हैं, वो सारी की सारी वर्चुअली हो रही होती हैं। सिमिलरली हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, मैकेनिकल सिविल ई एंड आई के जितने भी ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम फीड और डिटेल डिजाइन और ऑल द वे टू हमारी प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, तो उन सब में भी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली कम्युनिकेशन वो चीज है जो आपने प्रोजेक्ट पे करनी है। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट एक्सपीडाइट नहीं होगा। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं प्रोजेक्ट्स में जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। बहुत मिसाल के तौर पे आपने ह्यूमन रिसोर्स की टीम को मोबिलाइज नहीं करना, वो भी वन ऑफ द नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स एचआर की टीम या रिक्रूटर्स को क्यों नहीं करना? बिकॉज हमने एक प्रोजेक्ट ऐसा लिया है जो कि हमारा पूरा का पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेस है। अब वो पूरा का पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट हमने कर दिया है, तो चूंकि वो प्रोजेक्ट का बजट जब हमने बनाया तो उसकी जितनी भी हमने वर्किंग की उसमें ह्यूमन रिसोर्स एचआर रिक्रूटमेंट वो था ही नहीं इन्वॉल्वमेंट। तो पूरा का पूरा नॉलेज एरिया खत्म हो गया। लेकिन ये एक ऐसा नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन कि इट इज इनएविटेबल कि यू कैन स्किप दैट, यानी कि आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। और मीडिया के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अपने रिपोर्टिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होनी चाहिए, उनके चैनल्स क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीजें
करनी ही करनी है, भले आपका प्रोजेक्ट एक शटडाउन बेस पर हो, 10 डेज की विंडो हो, 2 डेज की विंडो हो, 3 इयर्स का प्रोजेक्ट हो, $1 million प्रोजेक्ट हो, वॉट एवर। तो ये सारी चीजें एक एंड में छोटी सी केस स्टडी है या कुछ चीजें हैं, कुछ एडवाइसेस है मेरी जो कि मैं देना चाहूंगा, और कुछ एडवाइसेस आप लोग भी दे सकते हैं एट द एंड ऑफ द वेबिनार। कोशिश करें 1 घंटे में जितनी भी सीख सके तो हम उसको शेयर कर लें और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी कर लें। तो ये आज का एजेंडा है बेसिकली। तो सबसे मेन चीज ये है कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन हम लोग जो है वो, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान। सबसे मेन चीज है, इसको हम समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान बनता क्यों है। जैसे प्रोजेक्ट चार्टर बनता है, जैसे हमारा प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बेस लाइन्स बनती हैं, हमारे बहुत सारे टारगेट्स बनते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है, उसी तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान क्यों जरूरी है। सबसे जरूरी चीज इसके लिए है, नंबर वन जो है, सबसे पहली चीज और फोरमोस्ट चीज, वो है स्टेक होल्डर एनालिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेक होल्डर एनालिसिस, और उसमें भी आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन से स्टेक होल्डर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने इन्फॉर्म्ड रहने हैं। लाइक आपके प्रोजेक्ट पे अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इन्वायरमेंटल टीम इन्वॉल्व है, लाइक आपने कोई ऐसा जॉब करना है जिसमें आपकी ट्रांसमिशन लाइंस इन्वॉल्व हैं, और वो ट्रांसमिशन लाइन ऑल द वे किसी रिमोट एरिया में गुजरनी है। तो उस रिमोट एरिया के कुछ स्टेक होल्डर हैं, वो कौन हो सकता है, वो कुछ गांव हो सकता है, इंटीरियर सिंध के, इंटीरियर पंजाब के, और बहुत सारे रीजन्स के। सिमिलरली अगर मैं और मूव करूं तो मिडिल ईस्ट में इस तरह के बड़े चेक एंड बैलेंस होते हैं। जैसे मैं कतर में हूं तो यहाँ पे अशगाल है, यहाँ पे खरामा है, यहाँ की जो बिजली और पानी को देखती है, यूटिलिटीज को। तो आपने उन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है। सिमिलरली यूके में, यूएस में उनके अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी अलग यूटिलिटीज के वो हैं। इसी तरह से दुनिया में और लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ये एनालिसिस करना है बेसिकली कि व्हाट प्रोजेक्ट यू आर डूइंग एंड हाउ मच एक्सटेंट यू बिलीव दैट यू नीड टू इन्वॉल्व योर स्टेक होल्डर। और उसमें जो सबसे फ्रंट एंड या फोकल पर्सन होता है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर कह लें, आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें, जो भी बंदा, हु whoever the guy responsible for the scope, budget and the timelines, that is the most important person in your project, and that is most of the time, not all the time but most of the time, is the project manager. So basically जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिंदगी होती है वो आप यूं समझ लें कि एक साइकिल और एक वर्क फ्लो के गिर्द घूम रही होती है, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट भी करना है, बहुत सारे लोगों से बात भी करनी है, तो उस तरह से उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से स्टेक होल्डर एनालिसिस का जो मैंने आपसे नंबर वन पॉइंट शेयर करा है, उसमें इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के बॉसेस भी हो सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और उसमें आपके जर्नल मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो हायरार्की जैसे जैसे ऊपर जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन की साइकिल, आपकी इंफॉर्मेशन की लिमिट्स, और आपकी किस तरह की टू विट एक्सटेंट आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो चीज आपने डिफाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, वो है आपकी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स या कम्युनिकेशन टूल्स। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है आपने। अब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, आपके पास एक प्रोसीजर होगा, एसओपी होगा, जो कि रिपोर्टिंग का होगा, जो कि आपकी वीकली, मंथली, डेली रिपोर्ट्स होंगी प्रोजेक्ट की। इसी तरह से आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स प्रिपेयर करना है। अब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए आपने एक उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, या जो भी आपका एजेंडा चल रहा है उस पे मुताबिक आपने मीटिंग्स को अपनी यानी टाइमली अपने मिनट्स को नोट करके, रिकॉर्ड करके उसको शेयर करना है। उसी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कम्युनिकेशन मेथड्स में आपके क्या कहते हैं, ईमेल्स आ जाती हैं, और आपके फैक्सेस आ जाते हैं, और आपके आईपी फोन्स आ जाते हैं, और आपके मोबाइल फोन्स, जो भी आपके टूल्स हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपकी के इसके मुताबिक आपने
अपनी फ्रीक्वेंसी, इसके मुताबिक आपने अपनी वर्किंग करनी है, रिपोर्टिंग, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने सबसे पहली चीज बताई आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस। उसके बाद मैंने चीज दूसरी नंबर पे चीज बताई आपको कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है वो है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने ईमेल करनी है, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने हैं, आपने रिपोर्ट्स बनानी है, वट। चौथी चीज जो है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने ईमेल करनी है तो आपने जो डेली रिपोर्ट है वो आपने डेली रिपोर्ट एक ही दफा दिन में भेजनी है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी डेली रिपोर्ट बाय डेली भी दो दफा हो सकती है या तीन दफा भी हो सकती है। वो केस कैसा होता है? वो केस ऐसा होता है कि जब आप किसी टर्न अराउंड पर हैं, प्लांट शट डाउन हुआ है आपका। मैं मैकेनिकल और सिविल और ईएनआई वाले जो मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, जब प्लांट आपका बंद है, आपकी एक विंडो है शट डाउन की, उसके दौरान आपकी जब शिफ्ट चल रही होती हैं तो आपने उन शिफ्ट के दौरान आपको तीन तीन डेली रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ जाती हैं। लाइक आपने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपनी कि how many equipments you are doing right now, how many equipments are under quality control, how many equipments are under repair, how many equipments जिनकी बॉक्सअप हो गया और कंप्लीशन हो गई और क्यूसी ने उसको सर्टिफाई कर दिया है और हम उसको क्लोज आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने उसको रिपोर्ट करनी है। तो बेसिकली द वे यू आर टेलिंग योर क्लाइंट और योर कस्टमर इज द ईमेल, और दैट द रिपोर्ट इज बेसिकली योर डेली रिपोर्ट। सो उस डेली रिपोर्ट को पहुंचाना, उसको कम्युनिकेट करना, उसको इन्फॉर्म करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और आप अपना काम करके ही बैठ जाएंगे, एग्जीक्यूशन करके ही बैठ जाएंगे, एंड यू गाइज आर नॉट गोइंग टू रिपोर्ट दैट, तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी वर्किंग क्या हुई, आपने किस तरीके से वर्किंग की और आपने उसको रिपोर्ट करा या नहीं करा, एंड यू आर द स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड और नॉट, आर द परमिट होल्डर्स वेल अवेयर के परमिट को क्लोज करना है नहीं करना, ऑपरेशंस के ऑपरेटर्स के उसके ड्यूली साइन हुए हैं कि हमारा परमिट अगर 24 आवर्स का था तो वो 24 आवर्स अब कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हुए। बहुत कॉमन इश्यूज हैं ये सारे। परमिट कैंसिलेशंस होते हैं, फिर परमिट इशू नहीं हो रहे होते अगले, और ये सारे मसले, मैक्सिमम जो मसले बिल्डअप हो रहे होते हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही हो रहे होते हैं ज्यादातर। उसमें होता ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है कोई किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है अगर एक शिफ्ट कंप्लीट हो रही है तो दूसरा वाला बंदा अगर ओवरलैप नहीं कर पा रहा उसको, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं हुआ कि पीछे प्रेडेसेसर ने करके क्या गया है, उसके उसकी जो पुरानी टीम थी वो करके क्या गई है, 6 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी जो देके गई है। सिमिलरली अगर आप ऑल द वे अगर हम नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पर आ जाए तो नेक्स्ट डे अगर कोई स्टैंड अप मीटिंग होनी है किसी आईटी ऐप डेवलपमेंट की, मैं इसको बहुत जेनेरिक ले रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ये कि इंजीनियर्स को कवर करूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन हर किस्म के प्रोजेक्ट पे हो रही होती है, फिनटेक पे भी हो रही है, आईटी पे भी हो रही है, फाइनेंस पे भी हो रही है, बैंकिंग पे भी हो रही है। तो मेरा ताल्लुक, क्योंकि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, तो मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि आपने जब डेली स्टैंड अप करनी है, आईटी का कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने पिछले अपने स्प्रिंट्स के और अपने जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, आपकी जो स्टोरीज हैं, वो जितनी भी हैं वो आपने वो शेयर करनी है अपने स्क्रम मास्टर से या अपने टीम मेंबर से, तो सो दैट ऑल द मेंबर्स विच आर रेलेवेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड। उसके चैनल्स मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद फिर आपने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, चैनल्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये बहुत बैक एंड फोर्थ हो रही होंगी, बहुत स्पीड में हो रही होंगी। उसके बाद जो है उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बेसिकली उसमें क्या कहते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं उनकी, यानी कि जेडीज क्या क्या हैं उन रिसोर्सेज की जो कि जिन्होंने वो काम करना है। मेरी एक टीम है, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई हैव अ प्लानिंग इंजीनियर जिसने रिपोर्ट बनानी है, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कोप मैनेजमेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इफ इन केस रिक्वायर्ड। तो ये सारे उसके, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। सिमिलरली मेरे पास एक क्यूसी मेंबर है, क्यूसी क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसकी मैंने सारी जेडीज डिफाइन की हुई है कि उसने क्यू आई पी, आईटीपी, सारे टेस्टिंग प्लान्स, सारे प्लान्स रेडी रखना है।
एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन, और जब हमारा प्रोजेक्ट किक ऑफ के बाद जब रन हो जाएगा, जब उसकी फीड हो जाएगी, जब उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब उसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी, उसके बाद फिर उसने आईटीपी के मुताबिक, इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्लान के मुताबिक और क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लान के मुताबिक कौन कौन सी एक्टिविटीज में उसने खुद मौजूद होना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज के मुताबिक उसने खाली एग्जीक्यूशन वाले को करना है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं क्रिटिकल जिसपे क्लाइंट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और वो क्लाइंट भी क्वालिटी का बंदा उसको वेट करेगा। तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन कहाँ हो रही होगी? क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लान के ऊपर। और वो डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएगा तो वो सारा का सारा वर्क फ्लो शेयर होगा पूरी की पूरी टीम से जो कि रेलेवेंट होगी। अब इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रेलेवेंस क्या है। हमारे जो बेसिकली देसी या जो हमारा इंडो पाक कल्चर है, श्रीलंका को ले लें इसमें आप, और जितने भी हमारे एशियन रिसोर्सेज हैं, फिलिपिनोज हो गए, ये एक इस पे थोड़ी सी लैकिंग है इन लोगों की। उसमें होता यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि हमारा कोई ऐसा बॉस है जो कि हमारा फंक्शनल रिपोर्टिंग है, जिसको हम, बाज औकात ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की टीम जो होती है वो दो दो डुअल रिपोर्टिंग कर रही होती है। एक उसका बॉस होता है, उसका फंक्शनल बॉस, जो कि कंपनी के और भी मामला देख रहा होता है, ऑपरेशंस भी देख रहे हैं और प्लानिंग इंजीनियर्स को भी देख रहे हैं और क्वालिटी इंजीनियर्स को भी देख रहे हैं, और वो पाइपलाइन में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी वो डील कर रहे हैं। ही इज नॉट डायरेक्टली रिपोर्ट इन्वॉल्व इन सिंगल प्रोजेक्ट, पर वो कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। तो हम ये शायद समझते हैं कि हम हर ईमेल में उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, कॉपी में रखेंगे, सीसी में रखेंगे, विच इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। अगर वो कोई अकलमंद और बहुत सीनियर प्रोफेशनल होगा, वो खुद ही ये बात कर देगा कि यार आई वुड नॉट बी इन द लूप बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। हाँ, ये जरूर है कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे कोई वर्किंग करनी है तो मैं उसकी समरी या उसकी जो डैशबोर्ड है वो मुझसे शेयर होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। तो एक छोटी सी एग्जांपल ये दे रहा था कि अक्सर लोग अपने फंक्शनल बॉसेस को, जो कि उनके परमानेंट बॉसेस होते हैं, आप इस तरह से ले लें कि वो एक हाइब्रिड कल्चर में, यानी कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें प्रोजेक्ट की टीम भी है, प्रोजेक्टाइज बेस्ड एंड फंक्शनल टीम बोथ आर देयर, बट एक प्रोजेक्ट रिलेटेड जो रिसोर्स है वो अपनी टीम मेंबर के, अपने बॉस को सारी की सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, विच इज नॉट सूटेबल, उसको वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिपोर्ट कब देनी है और फंक्शनल मैनेजर का क्या रोल है। तो ये सारे बेसिकली हमारे पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारी रिलेवेंस क्या बनती है। उसी तरह से क्या कहते हैं, फीडबैक का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उनमें स्टेक होल्डर एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और फ्रीक्वेंसी, उन उस इंफॉर्मेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके क्या कहते हैं मेथड्स क्या होने चाहिए, उसके साथ साथ उसकी जेडीज क्या होनी चाहिए रिसोर्सेज की, उसके साथ साथ आपकी फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है बेसिकली कि आपके जो स्टेक होल्डर हैं, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, आपके जो बॉसेज हैं, are they satisfied with that? Are they satisfied with the profit margins? Are they satisfied with the quality management? तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली। आप क्या कहते हैं, कुछ क्रिटिकलिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपने उनको इन्फॉर्म करना है, उस पर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है, उस पर उनकी फीडबैक भी जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि आपने ईमेल कर दी और उन्होंने एक्नॉलेज कर दी, बट दैट डजेंट मीन कि वो उस बात से एग्री कर रहे हैं या उससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे प्रोजेक्ट के ज्यादातर लोग अक्सर ये धोखा खा जाते हैं कि शायद वो एक्नॉलेज कर रहे हैं मेरी बात को। आपने एक मेल लिखी कि हाय सर, हाय, हाय अहमद, हाय Tony, whatever. This is the report and just kindly acknowledge and raise your feedback like this. तो उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसीव योर ईमेल, थैंक यू वेरी मच। अब उस पे वो कम कम से कम या तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए या फिर आप उससे फीडबैक लेंगे, यार इज दिस ओके और नॉट। तो यू नीड टू टेक द फीडबैक एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है।
तो ये बेसिकली मैंने कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान्स और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मेथड्स जो मैंने आपसे शेयर कर रहे हैं, इस पे थोड़ी बहुत जो मेरी इनपुट थी वो ये थी कि ये इसलिए जरूरी होता है कि आपकी एक वर्क फ्लो डिफाइन हो जाए, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिफाइन हो जाए, आप स्टेक होल्डर एनालाइज कर लें प्रोजेक्ट पे। क्या आप किसी गलत इंसान को तो अपनी चीजें प्रोजेक्ट की शेयर नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है कि वो आपका दोस्त है कंपनी में लेकिन वो उस प्रोजेक्ट पे नहीं है, लेकिन चूंकि वो आपका दोस्त है और वो आप उसको अपनी बातें बता रहे हैं और वो आगे वो बातें आगे 10 लोगों को बता रहे हैं, उसकी वजह से पूरी कंपनी में ये बात फैली है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, या इसमें ये मसाइल चल रहे हैं। तो ये बेसिकली नॉर्म वर्बल कम्युनिकेशन जो कि इनफॉर्मल है, उसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बेसिकली जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है वो यही है कि बेसिकली आपने प्लानिंग करनी है, अपनी कलेक्शन करनी है, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनेजमेंट, कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। दैट इज द कोर पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन, बेसिकली एक मीडिया ही है, जो एक चैनल है जो कि नजर नहीं आ रहा। मतलब एक चैनल है, यानी कि न्यूज चैनल की तरह नहीं है, यानी कि एक चैनल है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को, प्रोजेक्ट की, वो बता रहे हैं। दैट इज अ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। दैट्स इट। अच्छा, इसमें हम बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हम इसमें इतना मतलब व्हाई वी आर सो रिलक्टेंट कि हमने स्टेक होल्डर एनालिसिस भी करना है, व्हाई वी आर सो रिलक्टेंट कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी रखनी है अपनी इंफॉर्मेशन की, कि हमने कब कब कौन सी चीज शेयर करनी है और हमने कब वो फीडबैक मैकेनिज्म बनाना है। बेसिकली ये हमारे जो कुछ मकासद होते हैं प्रोजेक्ट के, वो यही होता है कि हमारा प्रोजेक्ट एक आउटकम दे दे, जो आउटकम हम चाहते हैं। वो आउटकम वही है जो हमने अपनी फिजिबिलिटी के वक्त, या हमने अपनी फीट के वक्त, या हमने अपनी डिटेल डिजाइन के वक्त हमने वो परस्यू करा। यानी एक ईपीसी प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक पावर प्लांट की इन्हेंसमेंट करनी है, तो हमारे कोशिश ये होनी चाहिए कि वो टरबाइंस या बॉयलर्स या उसके अकॉर्डिंगली जो हमने ग्रिड को इनहेंस करा है, उसके मुताबिक हमारी सारी चीजें, कम्युनिकेशन ठीक हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली ये सारे गोल्स होते हैं कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो थे हमारी टरबाइन से रिलेटेड वो सारे के सारे रिकॉर्ड पर आ गए हैं, उसकी सारी ड्राइंग्स रिकॉर्ड पर आ गई हैं। वो सारी चीजें क्या हैं, हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई है, कम्युनिकेशन हो गई है उसकी। दैट इज अनदर फैक्टर। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उन चीजों को रिकॉर्ड करके उनसे क्वालिटी टेस्ट करवा के, उनकी हाइड्रो टेस्टिंग, न्यूमेटिक टेस्टिंग, वट एवर जितनी भी टेस्टिंग है, ल्यूब ऑयल फ्लशिंग टरबाइन की, वो सारी करवा के, जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, आप सब टेक्निकल लोग हैं, तो वो सारी की सारी चीजें करके हमने उसको क्लोज करके, हमने उसको बुक्स का, डोजियर्स का पार्ट बनाना है और उसको क्लोज आउट करना है अच्छे तरीके से। दैट ऑल हैपेंस विद द कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हो रही होंगी, ये शायद ईमेल पर हो रही होंगी, शायद ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग का पार्ट होंगी। किसी जमाने में ये वेंडर से हमने रेट लिए थे और हमने उसकी बजटरी कोट लिए थे, उसको हमने लॉक करा था, उसको फ्रीज करा था, उसके बाद फिर हमने कंपैरिजन करा था सारे वेंडर्स का, उसके बाद फिर हमने फाइनल वेंडर सेलेक्ट करा था टरबाइन का, और वो टरबाइन फिर हमने मंगवानी थी साउथ अमेरिका से। उसके बाद फिर वो टरबाइन की शिपमेंट हुई, तो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं, प्रोक्योरमेंट वाला अपने सारे कम्युनिकेशन से मतलब आगा होगा, सप्लाई चेन वाला। इसी तरह से प्लानिंग इंजीनियर का काम होगा कि वो सारी की सारी रिपोर्टिंग कर रहा होगा कि कब कब चीजें आई, क्या प्रोग्रेस थी मेरी, कितनी टाइमलाइंस मेरी मीट हो रही थी बेस लाइन से, कितना मैं डाइवर्ट हुआ। तो प्राइमा वेरा का स्केड्यूल जो है बेसिकली वो भी आपका एक रिपोर्ट है, जो कि फ्लोट होना है, जो जिसने मूव होना है, जिसने इंफॉर्मेशन देनी है आगे की तरफ। वो प्लान हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कम्युनिकेट करना है क्लाइंट को। इसी तरह से हमारे क्वालिटी कंट्रोल के जितने भी चेक्स हैं, हमारे जितने भी वेल्डिंग हुई है, रिपेयर्स हुई हैं, जितनी भी अब इंस्पेक्शन हुई हैं, वो सारी की सारी जब तक साइन नहीं होंगी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के, कम्युनिकेट हुआ हुआ है कि ये सारी की सारी जब तक साइन ऑफ नहीं होगी और डोजियर जब तक फाइनल नहीं होंगे, तो हमारी फाइनल माइलस्टोन पेमेंट नहीं होगी।
तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन हमने करनी है, और ये कम्युनिकेशन बेसिकली हमने क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है, क्योंकि ये हमारा, अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। तो हमारे गोल्स तो सेट हो गए बेसिकली। गोल्स को सेट करने के लिए हमने ये नहीं करना कि गोल करना है तो बस हमने फाउल करके ही गोल करना है, यानी कि हमने अगले इंसान को डॉज करना है और उसको फिर जाली गोल कर दें और अंपायर बोले कि ये गोल है आपका। ऐसा नहीं होता। हमने क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई डॉक्यूमेंट है मेरा जो कि बॉयलर से रिलेटेड था या स्टीम टरबाइन से रिलेटेड था, या जो भी मेरा प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था, एक सॉफ्टवेयर में बना रहा था, उसको मैंने फ्रीज करना था। गोल लाइफ पे मैं गया, लेकिन पहले के जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, जो मैंने एसओडब्ल्यू का पार्ट थे मेरे, वो मैंने करे ही नहीं और मैं आगे निकल गया और मैंने बहुत सारी चीजों को बाईपास करा। और ट्रांसपेरेंसी मैंने बिल्कुल नहीं रखी अपने प्रोजेक्ट पे, क्लैरिटी मैंने बिल्कुल नहीं रखी, मैंने बहुत सारी चीजें बाईपास कर दी। तो ये सारे के सारे काम नहीं करने हमने। गोल डिफाइन करना है, गोल अचीव भी करना है विथ ट्रांसपेरेंसी। और कोशिश ये करनी है कि किसी को बाईपास नहीं करना, या किसी को बगैर लूप में रख के हम चलते रह रहे हैं। हम 6-6 महीने, 3 साल के प्रोजेक्ट में 6-6 8-8 महीने हमने एक रेलेवेंट बंदा जिसका हमें पता भी था कि हमने इसको लूप में रखना है, और हम उसको कॉपी नहीं कर रहे थे ईमेल्स में। और एट द एंड उसको बेचारे को जब पता चला तो उसकी अपने बॉसेस के सामने भी इंसल्ट हुई, मीटिंग्स में भी उसको बात की, और कम्युनिकेशन का सही वाला फेलियर हुआ। सही वाला फेलियर। उस बंदे को ये चाहिए था कि वो उसमें इन्वॉल्व होता अपने जेडी के मुताबिक। उसकी ये गलती थी, और अगले बंदे की ये गलती थी कि वो उसको मुसलसल डॉज कर रहा था, यानी कि मुसलसल उसको बुली कर रहा था, उसको गलत रिपोर्टिंग कर रहा था, या उसको लूप में ही नहीं रख रहा था। तो बेसिकली आपने ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने टीम मेंबर के साथ कि उसको इन्फॉर्मेशन क्या देनी है और कब कब देनी है। बिकॉज अगर आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो आप बेसिकली आप खुद भी उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट में, और अल्टीमेटली ये होगा कि वो चीज सफर होगी और डिले होगा उसका। जब वो डिले की पोजीशन में आ जाएगी तो फिर आप चीजें बता रहे होंगे। जब आप वो चीजें बता रहे होंगे तो फिर वो बंदा बोलेगा यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो तुमने इन्फॉर्म ही नहीं करा था। वेयर इज योर ईमेल? आई कैन शो यू माई इनबॉक्स, यू आई कैन नॉट सी एनी ईमेल फ्रॉम यू। और इस तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ, हर 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 बंदे के साथ ऐसी चीजें होती हैं। और इस तरह की बुलिंग करना और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी को हाइड करना, इससे आपकी जो है वो गोल्स अचीव नहीं होंगे। इसीलिए आप फिर अपने स्टेक होल्डर्स को डिफाइन पहले ही कर लेते हैं कि यार मुझे क्या चीज कब करनी है। तो और दूसरी चीज जो है, जितने भी मैंने स्टेक होल्डर एनालिसिस आपको इंटरनल एक्सटर्नल बताया, या जो भी चीजें हैं प्रोजेक्ट के जितने भी हैं, उनके साथ आपने एक अच्छे तरीके से एंगेजमेंट करनी है, कोलैबोरेशन करनी है बेसिकली। उनके साथ अगर कोई मामला बिगड़े हुए हैं तो उन मामला को सीधा करना है कोलैबोरेशन के साथ, नॉट कि आपने उसको बस अप्रूवल लेना है कि यार उस बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसका काम है ये कि उसने अप्रूव करना है। दिस इज नॉट द, आई मीन दिस इज नॉट द मोटिव कि आप उस बंदे को जबरदस्ती बोलेंगे यार मेरी चीज अप्रूव करो। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो शायद सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। अच्छा, बहुत जो मेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे जैसे आपकी हियरार्की ऊपर जाती है, अल्लाह ताला आप सबको भी बूस्ट करे, आपके कैरियर्स में आप फ्लरिश हो सारे। जैसे जैसे आप एक स्टेप ऊपर आते रहते हैं, यानी आप इंजीनियर बने, फिर आप सीनियर इंजीनियर बने, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बने, फिर आप डिप्टी मैनेजर बने, जो भी कंपनी की हायरार्की है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, तो वैसे वैसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको मजीद घबराहट से और डिसीजन मेकिंग से घबराना नहीं चाहिए। बाज औकात ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन वहां पे आके स्टॉप हो जाती है, जहाँ पे एक बीच में एक मिडिल मैनेजर होता है वो के साइन ऑफ नहीं कर रहा चीज को। वो साइन ऑफ क्यों नहीं कर रहा, वो बुला रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट वीक की बात है। एक टेस्ट पैक बन रहा था हमारे एक प्रोजेक्ट का, वो फ्लैश गैस एक्सचेंजर है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। उसकी बेसिकली एक हाइड्रो टेस्टिंग होनी थी एक लाइन की। तो उस पे जो है वो क्यूसी मैनेजर ने कहा कि यार मुझे जो है वो टेस्ट पैक दिखा दीजिए पहले। वो साहब जो थे बेसिकली वो ऑपरेशंस से जाहिर सी बात है ज्यादा लिंक थे, तो उनको जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो कि 3D ड्राइंग होती है उसका आइडिया नहीं था। तो जो यूजुअली कंस्ट्रक्शन के, अगर आप लोग ताल्लुक रखते हैं तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन के लोग जो है वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जब आप हाईलाइट कर रहे होते हैं अपनी आइसोमेट्रिक पाइप की ड्राइंग को, तो आप उसको
मार्क कर रहे होते हैं उसके कि कहाँ से कहाँ तक मुझे लिमिट रखनी है, कहाँ से कहाँ तक मुझे टेस्ट करना है। तो बेसिकली वो साहब इसलिए साइन नहीं कर रहे थे खाली कि उनको ये डर था कि अगर ये कम्युनिकेट हो गई चीज और मेरे एंड से अप्रूवल हो गई और मैंने इसको फ्लोट कर दिया आगे, यानी कम्युनिकेट कर दिया, हमने इंफॉर्मेशन दे दी इसकी कि यार ये ओके टू प्रोसीड है, तो मैं अगर इस चीज में आगे लेटर ऑन फंस जाऊं और अगर लीकेजेस हो और वो डिजाइन प्रेशर और ऑपरेटिंग प्रेशर के मसले हो तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर बड़े डिलेज हुए, उसके बाद फिर एक क्यूसी इंजीनियर आया, उसने उसको वेट करा, देन लेटर ऑन उन साहब ने वो साइन करे, क्योंकि वो घबरा रहे थे। तो बेसिकली ये मामलात अक्सर हो जाते हैं लोगों के साथ, और जैसे जैसे हिरार्की ऊपर जाए तो घबराने से ज्यादा टीम मेंबर से आप उससे मशवरा ले लें मेरे ख्याल से। देखें, अकेले कुल नहीं बन सकते आप। अगर आप तरक्की कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अगर आप प्रोक्योरमेंट के बंदे हैं, आप सप्लाई चेन के बंदे हैं, तो आपको पूरी की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई, ऐसा नहीं होता। आप तरक्की कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हर बंदा तरक्की कर रहा होता है, लेकिन हर चीज का मास्टर नहीं बन रहा होता। तो प्रोजेक्ट टीम होती ही इसलिए है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। अगर एक चीज आपको नहीं समझ आ रही तो आप उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर से या किसी भी रेलेवेंट बंदे से आप उससे इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि आपका काम भी डिले ना हो और आप, क्योंकि उस चीज में नॉलेज नहीं रखते। तो वो मेरा एक बॉस है बेसिकली, वो ब्रिटिश यूके का है, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 70+ वो है। बट उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि वो पूछ लेता है हर चीज और वो एडवाइस लेता है, और एडवाइस के बगैर वो काम नहीं करता। और वो जब अपनी अथॉरिटी शो करनी होती है उसको, तो वो अपनी अथॉरिटी फुल फ्लैश शो करता है, क्योंकि उसको पता होता है। लेकिन अगर जिस चीज में वो इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो बहुत बहुत आराम से वो चीजें पूछ रहा होता है लोगों से, और वो उसी पे अमल करता है जो चीजें उसको बताई जा रही होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली जो बढ़ती है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान की, वो हर एरिया से बढ़ रही है आपकी, यानी प्लानिंग से भी बढ़ रही है, आपकी क्वालिटी कंट्रोल से भी बढ़ रही है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स यानी बड़े जो प्रोजेक्ट के सीनियर मैनेजर्स हैं उनसे। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि एक तो रिस्क मैनेज रजिस्टर आप बनाते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, या कुछ कुछ प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, एक टनल का प्रोजेक्ट था, मल्टी यूटिलिटीज टनल। तो उसमें बहुत सारी यूटिलिटीज आनी थी, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, यूटिलिटीज के लिए वो टनल बन रही थी। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ फिजिबिलिटी, या उसकी जब स्टडी कर रहे थे हम लोग, फीड एनालिसिस, तो जब डिटेल डिजाइन नहीं हुआ था उसका, यानी जब, यानी बिफोर टेंडरिंग एंड ऑल दूस थिंग्स, तो हमने कुछ उसके ऐसे रिस्क थे कि उसमें लैंडस्लाइडिंग का बेहद चांस था। तो वो लैंडस्लाइडिंग के चांसेस को हमने उसको, ना हमने रिपोर्ट करा, ना हमने कहीं वो रिपोर्ट में डाला, ना कुछ करा। उसके बाद हुआ ये था कि जब वो टेंडर हो गया और जब सारी चीजें हो गई, तो उसकी जितनी ज्यादा रिस्क, जितना इन्वॉल्व था उसमें और जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व थी, वो सारी की सारी हमने निग्लेक्ट कर दी। हमें पता ही नहीं था कि हमने क्या, मतलब क्या डिजास्टर करा है उस पे। तो वो बाद में पता चला कि यार इतनी एक्स कॉस्ट तो हमने रखी नहीं, और वो इसकी शोरिंग होनी है, पाइलिंग होनी है, जो भी। तो वो बेसिकली इसमें पता है बाद में ये चला कि जो साहब एज बिल्ड ड्राइंग लेके बैठे हुए थे, वो उनको पता ही नहीं था कि मुझे कौन सी एज बिल्ड निकालनी है। तो उन्होंने कोई गलत कम्युनिकेशन ही गलत हुई, और उसकी वजह से वो पुराना डेटा जो था, वो मजीद पुराना डेटा कहीं से निकल गया, और उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी कि कोई खतरनाक बात है या हमें शोरिंग की जरूरत है। तो इस तरह के मामलात होते हैं, और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है सीधा सीधा, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी कॉस्ट मिस की। तो उसके बाद फिर दोबारा वर्किंग हुई, और दोबारा हमने फिर उसकी शोरिंग फाइलिंग जो भी करनी थी, सिविल इंजीनियर्स अगर हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। तो और हमने कम्युनिकेशन करनी है, हमने रिपोर्टिंग अपनी करनी है, क्योंकि हमने रियलिस्टिक भी रहना है अपने टाइमलाइन पे। हमने अपने स्केलिंग, अपनी जितनी भी मामलात हैं उनको सारा को सीधा रखना है, बिकॉज अगर हमने फ्रीक्वेंसी अपनी रिपोर्टिंग की नहीं की तो क्लाइंट नाराज होगा। क्लाइंट नाराज होगा तो उससे ये होगा कि वो हमारे बहुत सारे जो जिसे कहते हैं, मतलब परमिट्स के काम, हमारे जो जायज काम होते हैं, वो फिर वो उसको हिंडर कर रहा होता है। और कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है वहां पे भी, जो कि काम को खराब करने के लिए
रेडी होते हैं हमेशा। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि हर टीम अच्छी हो, कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जो कि आपको वो एक उसमें होता है कि मैं किसी तरह बदला ले लूं कि यार इस बंदे ने मुझे रिपोर्ट नहीं दी टाइम पे, और ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा मुझे, ईमेल नहीं कर रहा मुझे, मैं इसको मैसेजेस कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, वो मुझे व्हाट्सएप नहीं कर रहा। तो ये सारे मामला जो हैं वो बिगड़ते हैं, और ये सारी की सारी चीजें होती हैं क्योंकि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने इम्पोर्टेंस, हमारी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान क्यों इतना जरूरी है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाय बुक्स अगर मैं आपको बताऊं और वो अच्छी भी हैं, आपको वो सीखनी भी चाहिए, और अ, जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही हम उसमें अप्लाई करें, अपनी जिंदगी को भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर एक जॉब सीकर है और वो उसको कोई, हाँ, आसिफ भाई हमारे साइंस पार्क के ग्रुप में एक जॉब शेयर करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटी सी। और उसके बाद फिर वो आसिफ भाई को, अब उसको पता नहीं कि आसिफ भाई हैं कौन, ही डजंट नो हाउ सीनियर ही इज, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। वो आसिफ भाई को सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि मेरी ये सीवी है, यानी वो एक डॉक्यूमेंट की फाइल दे देगा कि ये सीवी है। अब ये बेसिकली मतलब ज्यादातर यंगस्टर्स और जो यंग इंजीनियर्स होते हैं उनको जाहिर सी बात है नहीं पता होती चीजों का, हमें भी नहीं पता थी। तो इन सब गलतियों से अवॉइड करना चाहिए कि आपको नहीं पता वो कितने सीनियर हैं, आपको नहीं पता कि वो जॉब जो शेयर कर रहे हैं वो उनसे रिलेवेंट कितनी है, आप उनको सीवी भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको दो लाइनें लिख दें साथ में कि यार मेरा इंट्रोडक्शन ये है और मैं ये हूँ और मैं मेरी ये एक्सपर्टीज है और मैं मेरी स्किल सेट ये है, तो काइंडली आप मुझे अगर इस जॉब में प्रेफर कर लें तो मेरे लिए अच्छा होगा। ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ में भी सीखता है, तो वही सारी चीजें वो अपनी जॉब में भी रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं, अपने नेचर को, अपनी अपने हाउ मच रिस्पॉन्सिबल ही इज, हाउ मच कम्युनिकेशन, हाउ मच वर्क फ्लो ही इज मैनेजिंग। तो उसके एट द एंड ऑफ द डे आपका जिस तरह आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आजकल टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी सीजन चल रहा है, तो जिस तरह आप अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज को जीरो जीरो बनाते हैं, उसी तरह आपको एट द एंड ऑफ द डे, ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है और अपने लिए भी है, कि आपको अपने वर्क फ्लो को जीरो, हद तक इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जीरो जीरो हो जाए। यानी कि मेरे एंड पे कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है ना मेरी टेबल पे, और वो मेरे साइन की वजह से फंसा हुआ है खाली, तो मैं उसको जल्द से जल्द निकाल दूं ताकि मेरे एंड से निकल के वो आगे जाए, यानी कि एस्केलेट कर दिए जाए चीजों को। डोंट टेक के अब मैं उसको रख के बैठा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं 2 हफ्ते तक अकेला ही दिमाग में सोचे जा रहा हूँ कि यार मुझे करना क्या है इसमें, मैं किसी से कोई मशवरा नहीं कर रहा। तो उससे ये होगा कि आपके प्रोजेक्ट भी डिले होंगे, आप अपनी टीम मेंबर्स को कुछ बता नहीं रहे हो, आप अपनी टिकड़म लगा रहे हो, आप अपनी तरफ से सोचे जा रहे हो कि यार मुझे बस किसी ना किसी तरह ये हल करना है मसला। तो आई डोंट थिंक कि जितने भी एक्स टाइप मैनेजर्स होते हैं जो माइक्रो मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनसे भी आपको चीजें शेयर कर लेनी चाहिए। बिकॉज देखें, अगर आप चीजें शेयर नहीं करेंगे, यू गेट टेंस, आपकी सेहत खराब होगी, आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब होगा, और आप एट द एंड सुकून की नींद नहीं सो रहे होंगे। अगर आप, यानी यू आर अ वेरी ब्रिलियंट इंजीनियर और आप बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, तो जाहिर सी बात है टेंशन में होगा। अगर एक इंसान को अपनी फिक्र ही नहीं है चीजों की, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिस इंसान को भी अपना करियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आगे प्रोजेक्ट्स बेस करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन, और विद ड्यू रिस्पेक्ट विद देम, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट का रिसोर्स जो होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। बिकॉज उसकी हर वक्त कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, हर वक्त उसका एक डिसिप्लिन होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसको जरूरी नहीं है कि वो, पिछले वेबिनार में भी जैसे बात हुई थी कि जरूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल अपना फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑफिस में कार्ड पंच कर रहे हैं और कार्ड पंचिंग में बड़ा अच्छा है वो, यानी कि 9 बजे आता है और 6 बजे छुट्टी कर लेता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो ये वाला अच्छा बंदा हो, वो 2 घंटे में भी कर ले काम, लेकिन वो काम करके दे। एट द एंड ऑफ द डे उसके एंड से वर्क फ्लो माइनस खत्म होना चाहिए, यानी जीरो जीरो रिकनसाइल कर ले अपने सारे लाइबिलिटीज और अपने सारे मामला को वो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसको कैंसिल आउट करके जाए चीजों को, ताकि उसके ऊपर लोड ना हो। तो बेसिकली कुछ
कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, जैसे रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन है हमारी, रिटन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली वो बड़ी प्रिसाइज होती है। उसके लिए हमने कोई ना कोई चैनल बनाया होता है, या हमारा कोई प्रोजेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है जैसे, तो उस पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज, या हमारे 2 घंटे का प्रोजेक्ट है जैसे, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही चल रहा है कि यार क्या हुआ। एक इन्वायरमेंटल टीम आई थी, वो सिर्फ ये देखने आई थी हमारी साइट पे कि क्वालिटी ऑफ द एयर क्या है। तो क्वालिटी ऑफ द एयर चेक करने के लिए वो अपनी एक मशीन लाई, उन्होंने वो कुछ ऑब्जर्वेशंस ली अपने एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो आते हैं और वो लेके चले जाते हैं। तो 2 घंटे की जॉब थी, वो व्हाट्सएप पे ही ट्रांसमिशन हुई थी। बट दैट्स ऑल फॉर्मल रिटर्न, और उसको हमने हमने नोट कर लिया, और वो हमने ईमेल कर दी, और वो सारा नोट डाउन करके हमने क्लोज आउट कर दिया। तो बेसिकली हमारी रिटन फॉर्मल क्या है, हमारी रिपोर्टिंग है बेसिकली। प्रोजेक्ट चार्टर हो गया, प्रोजेक्ट के प्लान्स हो गए, बेसलाइन प्लान्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो इसमें मेंशन नहीं है स्लाइड में, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। इसी तरह WBS है आपका, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, स्टेटस डैशबोर्ड्स हैं आपके, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कम्युनिकेशंस, एनीथिंग दैट कम्स चेंज ऑर्डर की फॉर्म में जो भी है, वो आपकी रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई, अगर आपने ईमेल उसकी रिसीव करी है, या ईमेल उसकी फ्लोट हो चुकी है ऑलरेडी, और उसकी एक्नॉलेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, या जो प्रोजेक्ट के की स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कर दिया। इसी तरह से मैंने आपको ईमेल्स, लेटर्स और रेगुलर कम्युनिकेशन, जो कि रिटन फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें बता दी। इसी तरह से आपकी एक होती है जो कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और उसके लिए आपको जो है वो मीटिंग्स की ज़रूरत होती है, वेबिनार्स की ज़रूरत होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, अगर आपने वीकली प्रेजेंटेशन या मंथली प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट की करनी है, प्रोजेक्ट की हेल्थ कैसी चल रही है, उस पे कॉस्ट स्टडीज क्या हैं, उसके क्वालिटी के कितने स्टैट्स हैं, उसके HSC के क्या हाइलाइट्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या हाइलाइट्स हैं, कितनी हमारी इंजरीज हैं, कितनी हमारी नियर मिसेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से आपने कोई अपने डेमो देना है प्रोजेक्ट IT से रिलेटेड, या जो भी अपने डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरी इतनी सोर्स डेटा ये है, और मेरा अब जो मैंने अब अपना जो माइग्रेशन करनी है डेटा की, वो किस तरह से करनी है। तो जिस सिमिलरली हर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारी की सारी ओरल और इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशंस चल रही होती हैं। कन्वर्सेशन विद टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट मीटिंग्स की फॉर्म में होती हैं। वॉर रूम कन्वर्सेशंस, यानी कि एक जगह जहाँ पे सारे लोग रिसोर्सेज इकट्ठे हैं और वो काम कर रहे हैं। विद द इंसेप्शन ऑफ अगेन कोविड और ये सारी चीजें, जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह शुरू हो गया है, उसके बाद तो दुनिया चेंज हो गई है, बहुत सारी चीजें अब वर्चुअली हो रही होती हैं। खुसूसन IT के प्रोजेक्ट्स, या फिर जहाँ पे दुनिया में और जगहों पे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स भी, जैसे जो रिसोर्सेज प्रोजेक्ट कंट्रोल्स के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टली वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, या जो स्किल्ड लेबर वाली रिसोर्सेज नहीं है, वो सारे के सारे हाइब्रिड मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आ गए हैं। तो इसी तरह से एक जो लास्ट टाइप है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, आपकी नेचर कैसी है, आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं मीटिंग्स के दौरान, या जो बता रहे हैं चीजें, ये सारी चीजें अम, भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हैं। अच्छा, इसमें एक बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आप जो हजरात PMP करना चाह रहे हैं, या इंशाल्लाह फ्यूचर में करना चाहेंगे, तो उसमें इस तरह के कुछ सवालात आते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के। तो मैंने एक स्लाइड रख ली थी खाली, कि अगर आपके 2 लोग हैं प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए कितने पाथ होंगे, कम्युनिकेशन के पाथ हैं बेसिकली, ये कितने 2 लोग आपस में, दो ही एक ही पाथ बन सकता है, उनकी आपस में गुफ्तगू हो सकती है, या ईमेल्स हो सकती हैं। तो वो बेसिकली इसका फॉर्मूला यही है कि n-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ योर प्रोजेक्ट टीम। तो बेसिकली आपके अगर 3 लोग हैं तो 3 पाथ हो जाएंगे, 4 बंदे हैं तो 6 पाथ हो जाएंगे उसके। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक फॉर्मूला है, आप इससे गेज कर सकते हैं कि कितने मतलब कम्युनिकेशन पाथ्स बन सकते हैं। यानी कि एक 10 बंदों की टीम है, तो 10 बंदों की टीम में कितने लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, ये एक बुक्स फार्मूला है, PM BOK का फार्मूला है, लेकिन हकीकतन
जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला अप्लाई हो प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि हर चीज हर इंसान को नहीं चाहिए होती, हर इंफॉर्मेशन हर डेटा नहीं चाहिए होता, हर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती, हर ईमेल हर बंदे को शेयर नहीं करनी होती। तो हम अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक हम अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, मे बी सही भी हो मे बी सही ना भी हो, तो वर्क फ्लो डिफाइन होता है ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, जेडीज डिफाइन होती हैं, सारी चीजें। तो ये एक छोटी सी चीज थी। ये बात हमने अभी कर भी ली है, और कुछ मैंने अपनी स्क्रीनशॉट भी लगा दिए थे इसमें, और कुछ ऐसे ही इमेजेस हैं, गूगल की इमेजेस कह लें आप। लाइव इमेजेस मैंने नहीं लगाई, लेकिन ईमेल्स के और कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं ये मैंने अपने ही लगाए थे, ब्लर कर दिए थे मैंने ताकि ये वाजे ना हो। तो एक ईमेल मैंने की थी एक साहब को, तो उन्होंने एक्नॉलेजमेंट कर दी थी, वो इनफॉर्मल वे में कर दी थी उन्होंने, तो बस एक उसकी है। उसी तरह से आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट डील्स करने के लिए, आप पर्सनली मीटिंग करते हैं अपनी मामला डिस्कस करने के लिए प्रोजेक्ट्स में। इसी तरह आप अपने मेमोज वगैरह डिफाइन करते हैं, और वो सारी चीजें आप अपनी रिकॉर्ड पर लाते हैं, और अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स के डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आप अपने नोट डाउन करके उनको फाइल बना लेते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा यूनिट रेट बेस्ड है, तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हम देखते हैं अपनी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसका कोई बजट नहीं बन रहा होता, बजट उसका नहीं होता है एज सच। हम रिसोर्सेज जितने यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एज पर द रिसोर्सेज हम अपनी इनवॉइसेस क्लेम कर रहे होते हैं। तो ये सारे मामलात होते हैं, और नीटी ग्रिटी में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें फिर निकलती हैं। और ये सारे मामलात हमने डिस्कस कर लिए कि एक बंदा जब ईमेल कर रहा होता है तो वो अपनी बात कहना चाह रहा होता है, तो बात कहने को बहुत ज्यादा सीधा रखना चाहिए, बहुत क्लियर कट ईमेल करनी चाहिए, और ऐसे ईमेल नहीं करनी चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत आपका तंज वाला लहजा हो, या ऐसा हो कि वो तंज अगले को फील नहीं हो रहा होता। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तंज नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यार अब ऐसा नहीं है कि वो आप ईमेल उसको लिख रहे हैं कि आई गॉट द रिपोर्ट 2 वीक्स बैक। अब वो रिपोर्ट आपको मिली नहीं, लेकिन आप चूंकि तंज में लिख रहे हैं तो वो पता ही नहीं चल रहा, वो समझ रहे हैं शायद इसको रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले मिल गई है ऑलरेडी। तो आपने कतन ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपने अ, उसको कोई सरकास्टिक वे में या कोई सरकाजम करना है आपने अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ जोक कि आप अपने, वो आपका दोस्त भी है और आप उसको इस तरह की ईमेलें करेंगे, तो वो क्या पता वो उसको यही लेके यार ये तो सही बोल रहा है, इसको 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट मिल गई, हालांकि यू आर डूइंग अ सरकास्टिक जोक विद हिम। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वही वो डिकोड करेगा अपने दिमाग से, अपने आप से। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। और डेयर सर, डेयर मिस्टर, डेयर साहिब, ये सारी चीजें मतलब हमारे कल्चर का पार्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डेयर नहीं लिखें, या आप उनको मिस्टर नहीं लिखें, या आप अपने बॉसेस को मिस्टर या साहब करके नहीं लिखें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है कि आपने उसको साहब जब तक नहीं लिखेंगे तो वो शायद समझेगा कि यार ये मेरे साथ बेचारा कुछ इसके मामलात बिगड़े हुए हैं। तो बाद लोग ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उनको एक हमारे प्रोजेक्ट के मेंबर उनको साहब नहीं लिख रहे थे, तो उन्होंने बुरा माना कि यार तुम मुझे मतलब साहब, मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ये वो तुम इस तरह से मुझसे बात करते हो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे मेल में साहब नहीं लिख रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि उसको ये आइडिया हो गया कि यार ये मुझे मतलब यही कह रहा है कि इसको मैं शायद इज्जत नहीं दे रहा इस तरह। हालांकि इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये कोई साहब और मिस्टर वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये बात मैं वैसे ही आउट ऑफ द वे कह रहा हूँ कि इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लिखें या ना लिखें, लेकिन इट्स अप टू यू। लेकिन जो कल्चर है उसको फॉलो करना चाहिए। जिस इलाके में आप हैं, हमारा पाकिस्तान का एक बड़े के लिहाज छोटे का तमीज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं शायद। जिस अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट और मतलब यूएस, यूके, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये सब मिस्टर साहब वगैरह ये सब चलता है, नहीं है तो बस नाम लिख के डायरेक्ट बात की जाती है कि ब्रैंडन प्लीज प्रोवाइड मी दिस। तो बस वो उसको ये छोटी सी ईमेल करनी होती है, और कहानियां भी नहीं लिखनी होती ईमेल में बहुत लंबी लंबी के यार मैं काम कर रहा था 6 दिन से और मुझे कोई मतलब मुझे पूछ नहीं रहा, और ये होने वो हो रहे हैं। तो वो बेसिकली उससे ये होता है कि आप
अगले को वो कर रहे हैं कि यार मतलब अगला काम नहीं कर रहा, शायद आप ज्यादा काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत ज्यादा क्रिस्टल अपनी कम्युनिकेशन को रखनी चाहिए, खुसूसन ईमेल्स को। बहुत ज्यादा ईमेल्स बहुत ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए कि अच्छा, बाद लोगों की आदत होती है कि बहुत ज्यादा ईमेल्स कर रहे होते हैं, वो उनका यही एक एजेंडा होता है कि मैंने दिन में 50 ईमेलें करनी है, तो जब तक मुझे खाना हजम नहीं होगा, दोपहर का लंच। और वो बाद लोग यही होता है कि यार मैं ईमेलें शायद कम करता हूँ या मैं कुछ, तो इससे कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। एट द एंड ऑफ द डे आप एक रिसोर्स हैं। आप अपनी बात अपने बॉस तक, अपने लाइन मैनेजर तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। आपका लाइन मैनेजर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका लाइन मैनेजर आपको जो काम दे रहा है वो काम आपने करना है, ऑन टाइम डिलीवर करना है। उसकी कम्युनिकेशन में फ्लॉ नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के, तो आपको ये अपनी जेडी के मुताबिक मेक श्योर करना है कि आपकी तरफ से कोई वर्क फ्लो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन मिसिंग तो नहीं हो रही, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो डिलीवर ना हुआ हो, वाइस वर्सा, या कोई ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट में काम तो नहीं हो रहा जो ऑब्सोलीट हो गए। बहुत सारे कॉमन इश्यूज ये होते हैं कि ड्राइंगें बहुत सारी इशू हो चुकी होती हैं, जो कि मतलब वो डिस्कार्डेड होती हैं या फिर वो सुपरसीडेड ड्राइंग्स होती हैं। उस पे लोग काम कर रहे होते हैं इंजीनियर्स हमारे। बाद में पता चलता है कि यार वो नई ड्राइंग तो शेयर ही नहीं की थी यार किसी ने, वो तो हमारे रूट ड्राइव पे पड़ी हुई नहीं थी, हमारे हमारे नेटवर्क पे आई नहीं थी, तो पता नहीं यार पुरानी ड्राइंगों पे ही काम कर दिया। तो ये सारे मामला होते हैं जिसकी वजह से डिलेज होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट इम्पैक्ट आता है प्रोजेक्ट पे। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर ये सारे मामला होंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल भी, चले आपको आगे क्वेश्चन आंसर के वक्त देंगे, बस मैं इसको वाइंड अप करूंगा। पुश कम्युनिकेशन बेसिकली कि आपने ईमेल कर दी कोई, आपने किसी को कोई एक्सपेडाइट करवाना है काम, कोई चीज आपने देनी है अपने सबॉर्डिनेट से, तो आपने उसको ईमेल करी कि यार डू द नीडफुल, डू डू दिस वर्क और अर्जेंट बेसिस और इस तरह से। तो बेसिकली आपकी कोई ईमेल की फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, कोई मीटिंग में आपने कोई बात की हो, उसको करना है। फुल कम्युनिकेशन इज लाइक एक आपने एक कंपनी में एचआर है और एचआर के बंदे ने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि यार आपने जो है सोशल मीडिया पे अवॉइड करना है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी जो कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, वी आर ऑल एक्सपेक्ट्स, तो हम लोग ये ध्यान में रखें कि हमने ये कम्युनिकेशन नहीं करनी है यहाँ पे, और इस तरह की पॉलिटिकल डिस्कशन और इस तरह की चीजें नहीं करनी। तो वो एक ईमेल होती है जो कि पूरी की पूरी कंपनी में फ्लोट हो रही होती है, तो वो उस पर अमल करना सबका काम है, लेकिन वो हो गई। या दूसरी एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि मैंने एक वेबिनार अभी करा, और वो वेबिनार मैंने करके साइंस पार्क के एक ड्राइव में डाल दिया। फॉर एग्जांपल कोई साइंस पार्क का ड्राइव है, उस पर मैंने डाल दिया ये स्लाइड्स अपनी। तो अब यहाँ पे जितने भी 12 बंदे हैं हमारे, हमारे मुस्तफा भाई, ओन भाई, मुदस्सिर भाई, हसन भाई, काजिम, इन सब ने जो है ना अपनी अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक, कोई जुम्मे के दिन रात में उठा तो उसने कहा यार वो हमारे ने स्लाइड रखी थी तो चलो मैं देखूं उसने क्या बकवास की थी, तो वो चेक करें क्या बोल रहा था, तो उसने चेक कर ली। तो ये बेसिकली पुल कम्युनिकेशन इज ऑन योर डिस्क्रिशन, यानी कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक उस चीज को एक्सट्रैक्ट करें और देख लें और उसको पढ़ लें और उसको फिर नोट डाउन कर लें। और बाकी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है, आप डे टू डे जो आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, डे टू डे जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती हैं, और जो आप अपनी छुट्टी के टाइम अपने मतलब अगर आप ऑफ शोर गए हुए हैं, ऑन शोर हैं, जहाँ पे भी हैं आप अपने कंट्री में हैं, अपने सिटी से बाहर हैं, तो आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर दिए कि यार आई एम ऑन लीव और इस तरह से आउट ऑफ ऑफिस और इस तरह से है, तो मुझे तुम बता दो अगर कोई इमरजेंसी है, तो मैं अभी उसको बता देता हूँ अपने सबॉर्डिनेट को या जिसको मैं हैंड ओवर कर कर आया हूँ जॉब। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपने उसको कम्युनिकेट करनी है, थ्रू मीटिंग करनी है, थ्रू जैसे भी करनी है, तो वो सारी चीजें आपने उसको बता देनी है। एक है हमने प्रोजेक्ट करा था। मैं सिर्फ आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा और एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ था हमारी कंपनी के, मतलब कंपनी का नाम ले भी ले सकता हूँ लेकिन ये कि नहीं भी लेता, लेकिन ये वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी है। और ये बेसिकली अमोनिया सल्फर यूनिट था, मिर्फा का प्रोजेक्ट था बेसिकली, तो इसकी मिसालें दी जाती थी कि यार ये प्रोजेक्ट इस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें स्टेक होल्डर्स ग्रुप बनाए थे कुछ, जिसमें हमारी कुछ सीनियर मैनेजमेंट थी, उसी तरह से उसमें कुछ हमारे
एक्सटर्नल रिलेशन ऑफिसर थे, अबू धाबी की अथॉरिटीज थी, कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी वाले थे, कुछ इसी तरह से कुछ लोग थे जो कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स थे। उसमें बेसिकली सबके अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे नॉलेज शेयर होनी थी, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर होनी थी। तो जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट थी उसके मुताबिक उनसे जो डिसाइड हुआ था वो ये था कि प्रोजेक्ट की जो कितनी भी कॉस्ट की रिपोर्टिंग है या बजट के एनालिसिस हैं या जितने भी चेंज ऑर्डर्स हैं वो हमने उनसे डिफाइन करना ही करना है। यानी उसमें हमारे प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर थे जिनसे डायरेक्टली हम लोग की भी शायद यानी कि मेरे बॉस के बॉस कह लें वो, यानी उस जमाने में मैं काफी जूनियर था, 2011 की बात है। तो ये उनको ये रिपोर्टिंग करनी होती थी, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे हमारे, उसके अलावा जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के उनके ये बेनिफिट्स थे कि भाई उनको जो है वो साइट फैसिलिटीज या जो जितनी भी वहाँ पे, मिरफा एक रिमोट एरिया है, छोटा सा शहर है, अबू धाबी का आउटस्कर्ट है, तो वहाँ पे जितने भी कुछ मामला थे वो देखने थे। तो उसके लिए उनको अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि ये अमोनिया का यूनिट जो था ये थोड़ा सा पंजेंट स्मेल होती है, इसके थोड़े रिस्क ज्यादा होते हैं और सेफ्टी के इश्यूज हो सकते हैं, H2S के इश्यूज हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये वो ना, तो इस हिसाब से उन्होंने कुछ उसके कुछ SOPs वगैरह बनाए हुए थे। इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट वालों को ये शिकायत थी कि यार हम लोगों की रिहाई जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि बाहर लड़के आते थे रोवेस से, रोवेस 100 किलोमीटर है मिर्फा से, तो वो मिर्फा से 100 किलोमीटर डेली आना जाना जो था वो उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ था। तो उन्होंने वो उसको रिड्यूस करके वहीं पे हमने TSF की फैसिलिटी बनवाई, जो कि ये सेंटर वाले थे, यानी कि इसमें HR के लोग भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन यानी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना था उसका, जिसकी मैंने एक स्लाइड आपसे शेयर की है, और ये इसी थीम पे ही ये फॉलो होता था प्रोजेक्ट। और आगे हमने एक और प्रोजेक्ट करा था ब्रूज का, वो भी इसी थीम पे करा था। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि इन इन इस छोटे छोटे से जो 2 पैचेस में प्रोजेक्ट करे थे, उसके बाद कुछ ऐसे मामला हो गए थे कि वो UAE से ही मैं एग्जिट हो गया था, लेकिन ये जो टाइम था ये बड़ा अच्छा था लर्निंग का। तो इन प्रोजेक्ट पे जितने भी SOPs बने थे वो सीख के काफी आगे फायदा हुआ अगले प्रोजेक्ट्स में हमें, तो हम इसको बेंचमार्क बनाते थे आगे भी। तो ये बेसिकली एक केस स्टडी थी। इसके अलावा बेसिकली आप लोगों के अगर कोई सवाल जवाब है तो वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब टाइम तो हो गया है वैसे, तो मैं चैट भी पढ़ लेता हूँ वैसे, क्या क्या सलाम। सर EPC प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। यार EPC प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएं, वो एक वेबिनार पहले करा था हमने, और उसमें ही कुछ ओवरव्यू मैंने दे दिया था कि हम EPC प्रोजेक्ट की साइकिल कैसे चलाते हैं, और फ्रॉम स्टार्टिंग टू फीड, और अपना जो फिजिबिलिटी और अपनी फ्रंट एंड डिजाइन से लेकर फिर डिटेल डिजाइन से लेकर और ऑनवर्ड। तो इंशाल्लाह उस पर एक टॉपिक रख लेंगे दोबारा से, तो फिर उस पर हम बात कर लेंगे। अगर कम्युनिकेशन के मुताबिक उस पर बात करनी है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो EPC प्रोजेक्ट्स में मेनली होते हैं। जो डिजाइन डिपार्टमेंट आपका होता है, फीड इंजीनियरिंग और डिटेल डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी डिजाइन के, अगर आपने एक्सटर्नली उसको आउटसोर्स कर दिया तो उसमें जो कंसल्टेंट होते हैं, कोई भी EPC कंसल्टेंट, जितने भी वॉल्डे है या फिर आपका क्या कहते हैं टेक्निप है, अगर आपने उनको काम दे दिया है तो वो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बन गए, और वो आपके फिर आप उनसे सवाल जवाब करोगे कि डिजाइन रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो कब फ्रीज होंगे, कब हम टेंडरिंग करेंगे, कब हम हमारा कॉन्ट्रैक्टर इंगेज होगा। तो फॉर द कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव मैं आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर और किसी का कोई सवाल है तो मुस्तफा भाई आप सवाल जवाब अगर लेना चाहें तो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। हम हमाद भाई बोलिए। जी 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 जी, मैं अब सवाल जवाब अगर किसी का कोई है तो वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। फ्लोर इज ओपन।
जी काजिम सवाल पूछना चाह रहे हैं, काजिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सवाल अस्सलाम। नहीं। जस्ट वांट टू से थैंक्स। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट जो लास्ट की कम्युनिकेशन का टॉपिक था, इट वाज वेरी यूजफुल, एंड थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस कंप्लीट presentation. It was really useful for everyone. Thank you. थैंक यू वेरी मच काजिम भाई, आप बड़े सीनियर रिसोर्स हैं, तो अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दें ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन, और आपने भी बड़े कम्युनिकेशन के लैप्सेस देखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अगर आप हमसे शेयर कर लें। मैं इस हवाले से बस यही बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ओवरऑल कम्युनिकेशन प्लेड पिवटल रोल, स्पेशली बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, वो भले इन हाउस स्टेक होल्डर्स हों या आउटसाइड ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स हों। उसमें आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ delays in the projects is because of miscommunications or lack of communications, और misunderstandings create होती हैं. So I think as you even mentioned अपने session में कि one has to be very clear when communicating with the stakeholders, और उसमें जो है वो क्लैरिटी जितनी जो है वो एट टाइम्स क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड होता है वो आपकी बात को उस तरह से नहीं समझ पा रहा होता जो आप लिखना चाह रहे होते हैं. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंफर्म आफ्टर सेंडिंग अ मैसेज टू दैट ही अंडरस्टैंड्स योर मैसेज. दैट्स की. Because sometimes because of the language barriers भी होते हैं उसके अंदर, स्टाइल बैरियर्स भी होते हैं. हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश. मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स में जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश ही यूज हो रही होती है एज अ मेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पे. तो समटाइम्स उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. सो just want to say these few things. Overall project management I think is a great field. मैंने स्टार्टिंग के 7-8 साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया. उसके बाद आई हैव बीन इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. सो आई मस्ट से इट्स अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट जिसकी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका स्कोप दुनिया में बहुत ज्यादा है, इवन मोर देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. थैंक यू वेरी मच काजिम भाई, आपने इतनी जबरदस्त इंसाइट दी, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने थोड़ा सा ये हाईलाइट कर दिया, जो कि थोड़ा सा मैं भी करना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं करा। वो आपने जो लैंग्वेज और जो कल्चर के इश्यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि हम मल्टी कल्चरल लोगों में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. सो नाइस ऑफ यू सर. तलत तलत भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी तलत हुसैन साहब. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर वालेकुम मेरा अस्सलाम. ताल्लुक बड़चनार से, और रिसेंटली मैंने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट की है. सर करियर के लिहाज से थोड़े बहुत क्वेश्चन करने थे कि मतलब एज पर हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें कौन सी शॉर्ट कोर्स करनी चाहिए, या सिर्फ हमें एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस पे ही जॉब मिल सकती है, और कौन से सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए, तो उस लिहाज से थोड़ा सा गाइड करते तलत भाई माशाल्लाह से अच्छा आपका वो है, यानी कि कैरियर एस्पिरेशन बहुत अच्छी है. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो इन द टाइम्स, इन रीसेंट टाइम्स, यानी जितने मतलब यानी कि सैचुरेशन हो गई है इंजीनियर्स वगैरह की जॉब्स वगैरह के हवाले से, और इसमें तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर रिलाइंग ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक जमाने में. तो प्रोजेक्ट्स का इतना ज्यादा स्कोप और आइडिया नहीं होता था पहले लोगों को, यानी कि ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज होती थी हमारी. कोई टेक्सटाइल मिल है तो कोई केमिकल प्लांट है, तो लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी. विद द इन यानी आप ये कह लें कि जब बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई,
PMI के बारे में और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी जब से आई तो चीजें बहुत ज्यादा जब क्लियर होना शुरू हुई तो लोगों ने अपने फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, कारखानों में सेफ्टी को भी लाए, क्वालिटी को भी लाए, प्लानर्स को भी लाए, तो वो सारी चीजें आती रही और वो इंशाल्लाह आती ही रहेंगी और मजीद फ्लरिश होंगी। ये ऐसे ही है जैसे एक जमहूरियत चलती रहे तो वो फ्लरिश होती ही है, आउट ऑफ द वे, नॉन पॉलिटिक्स, नॉट विद सम वो, बट ये कि एक चीज जब अच्छी तरीके से चलती है तो वो फिर उसमें फ्लरिश और आदमी उसमें मजीद रिफाइनमेंट करता रहता है। तो आपने अच्छा सोचा है, और आई डोंट नो आप कौन से इंजीनियर हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के हैं तो वेरी गुड, और अगर आप आईटी से रिलेटेड है तो मोर देन, मतलब मोर देन हैप्पी फॉर यू कि आपकी ये एस्पिरेशन है। छोटी सी एक एग्जांपल ये दूंगा कि आप अपनी प्रोफाइल, अपनी सीवी को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने के बजाय आप उसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें डाल दें जो कि आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, आपने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं और आपने वो सारी चीजें की हैं। कोर्सेज के हवाले से मैं यही कहूंगा कि आप उन टूल्स को देखें जो मौजूदा जमाने में चल रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लें या ईपीसी प्रोजेक्ट्स को लें तो उसमें प्राइमावेरा वगैरह और एमएस प्रोजेक्ट वगैरह ज्यादा चल रहे हैं। और अगर आप आईटी से रिलेटेड लेंगे तो आप स्लैक की तरफ जाएं, आप जीरा की तरफ जाएं और आप इन सारे टूल्स को सीखने की कोशिश करें, सिलॉक्सिस को सीखने की कोशिश करें। तो ये सारी टूल्स हैं। उसके अलावा छोटी सी बात यह है कि टूल्स, पहले भी मैं ये काफी दफा वेबिनार, जितने भी अब तक वेबिनार्स कर रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज। टूल चलाना आ जाता है, यानी कि सूनर और लेटर कोई भी टूल चला सकता है, कोई मतलब नॉन इंजीनियर भी टूल चला लेते हैं। ऑटो कैड कौन चलाता है? कोई इंजीनियर तो नहीं चलाता। तो बेसिकली टूल चलाना मकसद नहीं होना चाहिए, नॉलेज गेन करना और प्रैक्टिकली छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में सीखने वाला जो अमल होता है, उसके बाद जो कैरियर का एक प्रोग्रेशन होती है, वो चीज अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला आप इन सारी चीजों को करते रहें तो इंशाल्लाह साथ साथ कोर्सेज करते रहें, फ्री के कोर्सेज। अब वो हम लोग के जब दौर था, तो यानी हम लोग जब इनिशियली इंजीनियर्स बने थे तो हर चीज कॉस्ट पे होती थी, यानी कि जाना भी पड़ता था फिजिकली क्लास लेने। और काजिम भाई मौजूद है, इनको पता है, मैं और ये साथ साथ ही होते थे। तो मतलब हमने 25,000 रुपए दे के वहां जाना है, 6 दिन हम अपनी जॉब करें या वहां जाएं। तो ये अब इतनी आसानी हो गई है कि यार हर चीज आप रात में बैठ के अपने मोबाइल पे भी सीख सकते हैं, मतलब कोर्सेरा पे और यूडेमी पे। तो ये सारे कोर्सेज आप करते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, और यार $10-10, $12-12 के कोर्सेज हैं, कोई इतने महंगे नहीं है। तो वो भी आप, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो बहुत आसानी हो गई है अब। लिंक्डइन लर्निंग वगैरह फ्री में बहुत कुछ हो रहा है। अब तो यूट्यूब देखते रहें, पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं फ्री में, कि एक रुपया नहीं देना आपने। तो यूज अपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका है सोशल मीडिया, उसको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज यूज करनी है। उसको सर्च इंजन को अपने अच्छा करें, अपने सर्चिंग अच्छी करें और आप अपनी चीजें सीखें, बस यही है मशवरा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक हम इसको वाइंड अप करते हैं। मुस्तफा भाई, अगर आपने कोई बात एंड नोट पे करनी है तो सही है, वरना फिर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक चले यू। ठीक है फिर। थैंक यू। चलें फिर ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। मैं ये शेयर भी कर लूंगा आसिफ भाई से और मुस्तफा भाई से, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अली हसन, क्या नाम है, हमाद भाई। ओके, किसी का क्वेश्चन रह गया था हमारे सैयद मुश्तबा भाई का। मुश्तबा भाई, हमारे जो हैं वो स्पीकर जा चुके हैं, तो आई होप कि उनका कांटेक्ट नंबर आपसे शेयर किया जाएगा, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पूछ लीजिएगा।